इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो मेंडल ने बताया है उसका किया हुआ एक्सपेरिमेंट और उसका बताया हुआ कंक्लूजन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। कोई भी इसमें टेक्निकल टर्म नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। आप पूरे वीडियो को देखना, आपको इसे काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आएगा। ये जो मेंडल थे 1822 से 1882 तक इन्होंने काम किया है, ये इनका लाइफ स्पैन था। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इन्होंने जो काम किया उसको रिसर्च पेपर जिसमें पब्लिश किया वो है एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने मटर के पेड़ को सिलेक्ट किया था जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। ये इसका बॉटनिकल नेम है। उन्होंने मटर के ही पेड़ को क्यों सेलेक्ट किया, उसके कुछ फ़ायदे हैं, वो आप देखिए कि जो गार्डन पीस या मटर की जो बेलें होती हैं उसके अंदर न्यूमरस वैरायटी मिल जाती है। अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं। और जो गार्डन पीस के अंदर ट्रेड्स बहुत अलग अलग होती है, यानी कि कोई पेड़ लंबा होता है, कोई पेड़ छोटा रह जाता है। किसी में पीले, किसी में लाल, किसी में सफ़ेद, किसी में हरे फूल आते हैं। मटर को उगाना बहुत आसान है, इजी टू कल्टीवेट। उसकी ब्रीड तैयार करना बहुत आसान है और बहुत छोटी फसल होने के कारण ज़्यादा लंबा समय इसके नई जनरेशन में आने में लगता नहीं है। जो इस दो पेड़ से नया पेड़ पैदा होता है ऑफ स्प्रिंग्स, वो भी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। और सबसे बड़ी बात थी ये फिफ्थ वाला पॉइंट, ये क्या था कि जो इसके पेटल्स होते हैं फ्लावर के, वो इस तरह से होते हैं कि कोई इंसेक्ट आके या हवा से उसका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट था जब उन्होंने इसको सेलेक्ट किया। मेंडल ने दो टर्म दी, एक तो डोमिनेंट और दूसरी टर्म दी रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो उठा हुआ है और रिसेसिव मतलब जो दबा हुआ है। जैसे कि कोई पी प्लांट है, उसकी टालनेस, वो लंबा प्लांट है तो उसको फिनोटाइप जो कि दिखता है। एक टर्म होता है जीनोटाइप, GENOTYPE। ये होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं, उस जीन्स के आल्टर, अलग अलग जीन्स के तरीके से वो जीनोटाइप होता है। तो जो दिखता है लंबा पेड़ है कि छोटा पेड़ है, उसको उन्होंने लंबे पेड़ को एक डोमिनेंट माना कि इसमें लंबाई एक अपनी खासियत है। और जो उसके डोमिनेंट ट्रेट के अगेंस्ट में है उसको उन्होंने माना रेसेसिवनेस। वो क्या चीज़ थी, वो थी ड्वार्फनेस, DWARFNESS। ड्वार्फनेस का मतलब होता है बोनापन, छोटे पेड़। ड्वार्फ मतलब बोना, जिनकी लंबाई कम हो उनको ड्वार्फ बोलते हैं, छोटे रह गए हों। तो इस तरह से उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव दो तरह के टर्म निकाले। जो पहले दो प्लांट को क्रॉस कराया गया उन दोनों प्लांट को पी जनरेशन का प्लांट बोला गया, यानी पेरेंटल। पेरेंटल मतलब जो फर्स्ट प्लांट था वो पी, और उससे ऑफस्प्रिंग बने जो दो पी प्लांट को क्रॉस करा के, उसको नाम दिया फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये नाम है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसको लिखा उन्होंने F1 से। जो फर्स्ट जनरेशन आई, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, उनको F1 से लिखा। फिर इन दो F1 जनरेशन वालों को सेल्फ पॉलिनेशन से जो दूसरी जनरेशन आई वो रही F2, और वो मानी गई सेकंड फीलियल जनरेशन।
आपको इस वीडियो में कहीं पर भी टेक्निकल टर्म नहीं डाला है, केवल समझाने के लिए है। इस तरह से हुआ, दो पेरेंट प्लांट को लिया, दो प्लांट सेलेक्ट किए, उनको पेरेंट माना, उसको पी जनरेशन दिया। उन दोनों के पॉलिनेशन से जो फर्स्ट जनरेशन आई वो माना F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ऐसे दो प्लांट जो कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन थे, उनको जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ उनका, तो उससे जो जनरेशन आई तो वो F2 जनरेशन आई। सबसे पहले इन्होंने लेंथ ऑफ प्लांट पे स्टडी की कि अगर कोई प्लांट लंबा है तो उसके जीन्स को टी नाम दिया कि उसके डोमिनेंट जीन्स टी हैं, और कोई ड्राफ है छोटा है, काफ़ी छोटा रह गया, तो उसको स्मॉल टी से, जो लंबा है उसको कैपिटल टी, जो छोटा है उसको स्मॉल टी से डिनोट किया। जब यहाँ पर देखिए, एक तो टॉल और एक डार्फ, दो जो क्या हो गया, पेरेंटल जनरेशन हो गई, दो सेलेक्ट किए गए, एक लंबा एक छोटा, इस तरह से सेलेक्ट किए गए। तो कुछ लंबे सेलेक्ट किए गए, कुछ छोटे सेलेक्ट किए गए, इस तरह से। जब टाल प्लांट को एक बोने प्लांट के साथ में पोलिनेट कराया गया, तो जो उससे बीज बने, उन बीजों से जब नए पेड़ लगाए गए तो सारे टॉल थे, सारे टॉल प्लांट थे। तो जो नए पेड़ आएंगे ये वाले, ये F1 हो गए, कुछ टॉल थे कुछ ड्वार्फ थे, वो तो पी जनरेशन हो गई। इन दोनों से जो भी सीड बने इन दोनों प्लांट के पोलिनेशन से, वो जो सीड बने उस सीड से जो पेड़ लगेंगे वो फर्स्ट फीलियल जनरेशन हो गई F1। तो उसके अंदर क्या था कि टॉल वाले में डोमिनेंट था, तो उसमें ये तो है डोमिनेंट जीन्स, ये है रिसेसिव जीन्स। तो इसमें इस तरह से टी के एलेलीज कहते हैं इनको। आप इस पर ध्यान मत दो, आप केवल जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो, इनको एलेलीज कहते हैं। ये हम दूसरे वीडियो में आपको इनके टेक्निकल टर्म सारे समझा देंगे। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में 100% डोमिनेटिंग थे, सारे लंबे थे। और सेकंड मेजर स्टेप उन्होंने क्या किया, जो हाइब्रिड प्लांट्स बने थे टी, जब F1 वाले प्लांट बने थे उसको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। अब उन्होंने क्या देखा कि उससे जो प्लांट बने कौन से बने, F2 बने। तो उसमें 75% प्लांट तो लंबे थे और 25% प्लांट क्या थे, बौने थे। हुआ कैसा, पहले दो तरह के ग्रुप बनाए, लंबे और बौने, उनका पोलिनेशन कराया, सीड बने, उस सीड से पेड़ उगाए, वो हो गई F1 फर्स्ट फेलियल जनरेशन। लेकिन उसमें सारे प्लांट लंबे थे, तो इसका मतलब जो बौने प्लांट का जीन्स था वो दबा हुआ रह गया। और जब उन दोनों जो प्लांट थे उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया F1 का, तो उससे क्या हुआ, तीसरी जनरेशन आई F2। फर्स्ट जनरेशन है P, सेकंड है F1 और तीसरी है F2। जब वो F2 जनरेशन आई, सेकंड फीलियल जनरेशन, उसके अंदर 75% प्लांट जो थे लंबे थे और 25% बौने थे, डार्फ थे, जो कि F1 में एक भी डार्फ नहीं था। तो इससे मेंडल का फर्स्ट लॉ एस्टेब्लिश हुआ, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग भी कहते हैं। ये मैं इसलिए साफ कर रहा हूँ कि आपको अगर ये उतारना हो तो आपको सावधानी से उतर जाए। तो मेंडल्स फर्स्ट लॉ है, उसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप ध्यान से सुनिएगा, इफ़ ए क्रॉस इज मेड बिटवीन प्लांट्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, both characters are present in F1 generation and one character is dominant and other is recessive। जब हम प्लांट के बीच में जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक लंबा और एक बौना, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, उनके बीच में जब हम क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में दोनों ही होंगे, दोनों ही कैरेक्टर होंगे। और
एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे डोमिनेंट रह जाएगा, इसलिए उसके तो गुण आ जाएंगे जो F1 जनरेशन है उसमें, लेकिन जो रिसेसिव हो गया उसके गुण नहीं आएंगे। अब इफ सेल्फ pollination in plant of F1 is allowed, these characters separate out in F2 जनरेशन। अगर उन्हीं प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन कराएं F1 वालों में, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं F2 जनरेशन में, तो कुछ बोने भी बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो यहाँ पे आके आपने देखा ये ख़त्म हुआ है यहाँ पे। तो 75% F2 जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट्स बने और 25% बौने प्लांट बने। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने, मतलब एक्सपेरिमेंट साथ साथ चल रहे थे, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये जो डेली रिकॉर्ड होता है एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स, तो उसमें ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में, इन अनदर एक्सपेरिमेंट मेंडल स्टडीड क्रॉस इन्वॉल्व्स टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। वन वॉज राउंड एंड येलो सीड, एक तो गोल और पीले सीड थे। सेकंड वॉज रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, एक तो बिल्कुल गोल और पीले सीड, और दूसरे थे रिंकल्ड जिसके ऊपर सलवटें आई हुई होती हैं और वो हरे रंग के थे। तो 4 कैरेक्टर हो गए इसमें, एक तो राउंडनेस का, एक रिंकलनेस का। तो ये तो 2 कैरेक्टर हो गए, राउंडनेस बिल्कुल गोल और जिसके ऊपर सलवटें हैं जो सूखा सा है, रिंकल्स। ये 2 कैरेक्टर तो ये हो गए। एक हो गया तीसरा कैरेक्टर येलो कलर का, चौथा हो गया ग्रीन कलर का। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट है, F1 जनरेशन प्रोड्यूस सीड्स व ऑल राउंड एंड येलो। मतलब क्रॉस तो हुआ है राउंड येलो वाला और रिंकल ग्रीन सीड से पैदा हुए पेड़ों का। जो पैदा हुए पेड़ राउंड और येलो से और रिंकल और ग्रीन से, उन पेड़ों से जब नए पेड़ पैदा हुए वो हुई F1 जनरेशन। उसके अंदर राउंड और येलो ही सीड्स आए। देन F1 जनरेशन वर अलाउड टू सेल्फ पोलिनेशन टू प्रोड्यूस F2 जनरेशन। जैसे पहले आपने सुना, अब इन F1 को सेल्फ पोलिनेशन कराया गया F2 जनरेशन के लिए। तो सीड्स ऑफ F2 जनरेशन प्लांट्स फ्रॉम राउंड येलो, राउंड येलो जैसे पहले था तो राउंड येलो तो आ गया, राउंड ग्रीन जबकि रिंकल ग्रीन था तो राउंड ग्रीन आ गया, रिंकल येलो राउंड येलो था उसमें थोड़ी रिंकलनेस आ गई, और रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल ग्रीन पहले था ही, इन 9:3:1 रेशो। ये राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल येलो 3, रिंकल ग्रीन 1। दिस इज़ कॉल्ड डाईहाइब्रिड रेशो। इसको डाईहाइब्रिड रेशो भी बोलते हैं 9:3:1 को। इन्होंने क्या किया कि बिल्कुल गोल और पीले सीड से पेड़ उगाया, और एक रिंकल्ड जिसमें सलवटें होती हैं, जो सूखा वासा होता है, पानी की कमी होती है और हरे रंग का था, उससे पेड़ उगाया। तो उगने वाले पेड़ जो थे वो पी जनरेशन थे। उन 2 पेड़ों के बीच में क्रॉस करा करके एक नया पेड़ बना F1। उस F1 पेड़ से जब बीज आए तो वो बीज तो थे राउंड और येलो, क्योंकि डोमिनेटिंग कैरेक्टर था ये, तो वही उसमें आया। लेकिन जब उन पेड़ों में सेल्फ पोलिनेशन कराया तो क्या देखा कि उसमें 4 तरह के बीज उगे। राउंड येलो तो उगे ही, रिंकल्ड ग्रीन भी उगे, और राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो भी उगे। तो यानी कि जो ट्रेड्स थे, जो गुण थे, वो आपस में बट गए, जो कि F1 में रेसेसिव पड़े हुए थे, ख़त्म नहीं हुए थे। राउंड येलो और रिंकल ग्रीन तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, वो तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। लेकिन राउंड ग्रीन और रिंकल येलो ये तो नया कॉम्बिनेशन आया। राउंड ग्रीन, ये देखिए रिंकल ग्रीन में से राउंडनेस आ गई, और रिंकल येलो, राउंड येलो में से रिंकल येलो हो गया, ये नया कॉम्बिनेशन बन गया उसके अंदर। तो मेंडल ने इससे सेकंड लॉ दिया। वो क्या दिया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ फ्री कॉम्बिनेशन, ये दिया उन्होंने। कंक्लूजन क्या है कि राउंड और येलो कलर के सीड जो हैं डोमिनेंट हैं किस पर? रिंकल और ग्रीन कलर के सीड पे। व्हेन गमेट्स आर फॉर्म्ड, गमेट्स क्या होते हैं ये भी आपको नीचे पता चलेगा। व्हेन गमेट्स आर फॉर्म्ड देन कैरेक्टर्स ऑफ राउंडनेस एंड येलो कलर सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर।
तो ये देखो राउंडनेस और येलो कलर एक दूसरे सेपरेट सेपरेट हो गए। और F2 जनरेशन सिमिलरली इन रिंकल्ड ग्रीन सीड्स कैरेक्टर्स ऑफ रिंकलनेस एंड ग्रीन कलर्स सेपरेट्स आउट। तो रिंकलनेस के और ग्रीन कलर के सेपरेट आउट हो गए, तो चार कैरेक्टर हो गए। एक तो ग्रीन का जो ग्रीन कलर दे सकता है, एक जो रिंकल प्रोड्यूस करता है, एक जो राउंड येलो प्रोड्यूस करता है, एक जो राउंड प्रोड्यूस करता है। चार कैरेक्टर हो गए। अब ये आपस में मिले तो इसमें क्या होगा कि जो दो कैरेक्टर डोमिनेंट होंगे वो ज़्यादा आ जाएंगे। जैसे राउंड कलर और येलो 9 आए तो ये दोनों डोमिनेंट है। तो ये कॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन डोमिनेंसी डिसाइड करेगी फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है जो दिखाई देता है सामने आपको, फिजिकल। दिस क्वालिटी इज इंडिपेंडेंट आर फ्री टू रिकम्बाइन। तो ये अपने आप होता है। ये प्लांट के अंदर जो जीन्स हैं उसने ये देखा कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, तो ये अपने आप हुआ है ये। तो इस तरह से हुआ। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि राउंड येलो इतना डोमिनेंट था कि ये 9 टाइम्स आया, लेकिन राउंडनेस भी 3 टाइम्स आया, और रिंकल येलो में येलोनेस भी 3 टाइम्स आया, और ये रिंकल ग्रीन रिसेसिव ज़्यादा था तो वो एक ही आया। आउट ऑफ 16 सेट्स में से 9 सेट्स राउंड येलो हैं, 3 सेट्स राउंड ग्रीन हैं, 3 सेट्स रिंकल येलो हैं, और 1 सेट रिंकल ग्रीन के हैं। ये इसका सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या इसको लॉ ऑफ फ्री कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि चार जगह बट करके ये चार डिफरेंट रेट्स कैरेक्टर्स बट करके ये नया डिफरेंट कॉम्बिनेशन उन्होंने बना दिया। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जब फर्स्ट फीलियल जनरेशन आर क्रॉस्ड विद वन ऑफ द टू पेरेंट्स, जैसे कि ये पेरेंटल है, पी पेरेंटल है, इससे F1 बनेगा। इस F1 को इस पेरेंटल के साथ क्रॉस कराओ तो उस क्रॉस को क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। यानी कि ये पीछे की तरफ जो अपने पेरेंटल प्लांट्स के क्रॉस कर रहा है, इसे बैक क्रॉस कहेंगे। इस केस में जब F1 प्लांट इज क्रॉस विद डोमिनेंट फिनोटाइप देन प्रोड्यूस प्लांट इज 100% फिनोटाइप। F1 प्लांट के अंदर क्या है कि वो जब आपस में सेल्फ पोलिनेट करता है तो F2 आता है उसके बाद की जनरेशन। तो उसमें क्या होता है कि कुछ उसके रिसेसिव जीन्स, दबे हुए जीन्स भी हो जाते हैं। जैसे टॉल वाला आपने देखा तो 100% टॉल आया F1, तो F2 में 75% टॉल आया और 25% डॉर्फ यानी बोने आए। लेकिन इसी F1 को सेल्फ पोलिनेट ना करा करके उसके पेरेंट जीन जो टॉल वाला है उसके साथ में आप क्रॉस करा देंगे, तो जो नई जनरेशन आएगी जिसे F2 नहीं कहेंगे लेकिन नेक्स्ट जनरेशन बोलेंगे। F2 तो तब बोलेंगे जब फर्स्ट फीलियल F1 जनरेशन का सेल्फ पोलिनेशन होगा। अगर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हुआ है तो उसको F2 नहीं बोलेंगे, लेकिन उसी हिसाब से वो F1 के बाद की जनरेशन है। तो उसमें क्या होगा कि डोमिनेंट कैरेक्टर उसके पेरेंट से वापस आ जाएंगे, तो रेसेसिव कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। अगर F1 प्लांट को प्योर रेसेसिव फिनोटाइपिक प्लांट के साथ में क्रॉस कराया जाए तो F1 प्लांट के अंदर डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों हैं, टॉल और ड्राफ्टनेस वाले। तो उस F1 प्लांट को पहले तो आपने फर्स्ट पॉइंट में तो करके देख लिया, डोमिनेंट वाले टॉल वाले पेरेंट प्लांट से उसको क्रॉस करा के तो वापस से उसका रेसेसिवनेस जो है दब गई। अब उसको F1 के अंदर टॉल है तो उसको आपने डॉर्फ वाले से क्रॉस करा दिया पेरेंट प्लांट से, तो क्या होगा कि 50% जो F1 है वो तो रहेंगे टॉल और 50% जो हैं वो रिसेसिव वाले हो जाएंगे। तो ये वाला ये सेकंड पॉइंट है इसका। इन टेस्ट क्रॉस, ये वाला जो क्रॉस जो है ना, ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मालूम करने के लिए किया जाता है। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मालूम करने के लिए कौन सा क्रॉस किया जाता है, इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इस क्रॉस में क्या होता है, जो किसी भी प्लांट को क्रॉस कराना है वो चाहे F1 हो, चाहे P हो, चाहे F2 हो, उसको प्योर रेसेसिव प्लांट के साथ में क्रॉस कराते हैं। जो आप ये सेकंड वाला देखा ना आपने, ये वाला जो पॉइंट देखा आपने सेकंड वाला, इसकी बात कर रहे हैं ये।
when pure dominant is crossed with pure recessive then 50% first type and 50% second type are produced। मतलब ये इम्प्योर डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि F1 जनरेशन है, इसके अंदर कुछ डोमिनेंट हैं और कुछ रेसेसिव हैं, इसलिए इम्प्योर डोमिनेंट है। इसको जब प्योर रेसेसिव से करते हैं तो 50% तो F1 जैसे होते हैं और 50% रेसेसिव जैसे होते हैं, ड्वार्फ होते हैं, जैसा ये सेकंड है। When pure dominant is crossed with pure recessive then 100% pure dominant type plant are produced। जो F जो वन वाला है, जो वन वाला है प्योर डोमिनेंट, मतलब इसमें जो वन वाले में F1 के अंदर तो कुछ डॉर्फ के भी हैं, ट्रेड्स हैं, तभी तो जाकर के उससे F2 आती है, उसमें से 25% डॉर्फ होते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्योर डोमिनेंट, इसमें डॉर्फ के हैं ही नहीं जीन्स, और उसको प्योर रेसेसिव से कराया जिसमें केवल डॉर्फ का ही है। इसमें 100% टॉलनेस है, रेसेसिव में 100% डॉर्फनेस है, तो 100% डोमिनेंट टाइप प्रोड्यूस होंगे इसमें। ये इनका ये टेस्ट क्रॉस के अंदर कहना है। आपको उतारना है तो उतार लो, मैं इसको लाइनिंग हटा देता हूँ जिससे आपको उतारना आसान हो जाए। Mendel has postulated that the factors occurs in pairs and chromosomes also occur in pairs। जो फैक्टर पेयर्स क्रोमोसोम्स में होता है, जो फैक्टर्स और क्रोमोसोम्स के अंदर पेयर्स होते हैं वो वैसे के वैसे ही नए प्लांट में आ जाते हैं। और जब गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, जब गेमेट्स बनते हैं तो पेयर्ड फैक्टर्स सेपरेट हो जाते हैं और गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच गेमेट, तो वो अलग अलग जगह चले जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऐसा उन्होंने लिखा। मेंडल हैड स्टेटेड फर्दर दैट सेग्रीगेशन ऑफ राउंड एंड येलो इज इंडिपेंडेंट। राउंड और येलो बीज थे, रिंकल और ग्रीन बीज थे, तो उसमें राउंड का कैरेक्टर और येलो का कैरेक्टर, एक तो हो गया राउंड शेप, येलो हो गया कलर, इनका अलग अलग होना ये इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से हुए हैं। ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ रिंकल एंड ग्रीन, तो राउंड का और येलो का होना किसी भी तरह से रिंकल और ग्रीन बीज थे उनमें से रिंकलनेस का अलग होना और ग्रीन कलर का अलग होना आपस में डिपेंड नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं ये। देन चांस ऑफ कंबाइनिंग और रिकॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट फैक्टर्स आर फ्री टू ज्वाइन अमंग अबव 4 फैक्टर्स। तो देखो ये तो हो गया राउंड का, ये हो गया येलो, ये हो गया रिंकल, ये हो गया ग्रीन, ये इनका अलग होना कहीं भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो इनका आपस में इसका इससे जुड़ जाना और इसका इससे जुड़ जाना या इसका इससे जुड़ जाना, कोई भी ये राउंड और रिंकल तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन राउंड का येलो या राउंड का ग्रीन से जुड़ जाना या ग्रीन का रिंकल से जुड़ जाना या ग्रीन का राउंड से जुड़ जाना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्रोमोसोम नंबर जो पाइसम सटाइवम का होता है वो 2n = 14 होता है। यह कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्योंकि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर सब जगह आप ये पढ़ते हो, लेकिन ये क्रोमोसोम नंबर उस पेड़ का कितना होता है ये नहीं पढ़ते हो। एक चीज़, मेंडल डिड नॉट रिकॉग्नाइज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे उनका एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं बताता है। अगर पूछा जाए कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मिसिंग क्या है तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर है। गमेट्स बार बार आया है, इसमें टेक्निकल टर्म तो है, गमेट इज़ ए रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ एन एनिमल और ए प्लांट। ये रिप्रोडक्टिव सेल है इन एनिमल्स। फीमेल गमेट्स आर कॉल्ड ओवा और एग सेल्स एंड मेल गमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म। ये एनिमल की बात है। जो फीमेल गमेट्स होते हैं उनको ओवा या एग सेल्स बोलते हैं और मेल गमेट्स को स्पर्म बोलते हैं। ओवा एंड स्पर्म आर हैप्लॉइड सेल्स, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। विद ईच सेल कैरिंग ओनली 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हैप्लॉइड की बात है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंड ओवम यूनाइट टू फॉर्म ए न्यू डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो स्पर्म और ओवम मिल करके जो नया भ्रूण बनाते हैं, फीटस बनाते हैं, वो डिप्लॉइड होता है। जो हम वाइट एग बाज़ार में देखते हैं मिलता हुआ, जिसमें से चिकन नहीं मिलता है, वो भी हैप्लॉइड सेल होता है।
क्योंकि वो डिप्लॉयड नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, पड़े पड़े सड़ जाएगा, लेकिन वो चिकन नहीं देगा कभी। तो ये आपका हो गया। आप इसको उतारना चाहो तो मैं एक बार शुरू से इसको, मैंने शुरू में भी कहा था, इसके अंदर कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं आएगी, जिससे कि आपको एक बार इस चीज़ को समझने में आसानी हो। अब आपको जो भी इसमें से उतारना है आसानी से उतर जाएगा। अगर प्रिंट आउट भी लेनी है तो भी आप आसानी से ले सकते हो। ये देखिए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। मैं वीडियो को रोक दिया करूँगा, आप पॉज कर लेना उतारने के लिए टाइम लगे तो। ये देखिए यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। इसके अंदर आपको केवल समझाने के लिए बनाया गया है। आपको एक बार ये समझ में आ जाएगा तो टेक्निकल टर्म तो याद करना बहुत आसान है। कौन सा फिनोटाइप है, कौन सा जीनोटाइप है, एलेलीज क्या हैं इसके अंदर। ज़्यादा इसमें टेक्निकल टर्म नहीं है, इतना ही है।